पास्ता redefining the horror। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। स्वागत है दोस्तों आप सबका। हम आपको सुना रहे थे एक बेहद अद्भुत कहानी, रात का राजदार। अभी तक ये एक राज ही बना हुआ है कि रॉकी के साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। आइए आगे की कहानी सुनते हैं आज के एपिसोड में। अजनबी ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं आज बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। आपका लड़का मशीन में फंस गया था। 1 मिनट तक खांसता रहा। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए कंपनी वालों ने आपको सूचित करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मिसेस जैना का चेहरा सदमे के मारे पीला पड़ गया और आंखें पथरा गई। ये सब सुनकर बूढ़े मिस्टर माइक मायूस होकर गुमसुम बैठ गए। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की भी जान निकल गई। उस आदमी ने 1 मिनट की भी देरी करे बिना कहा, उसकी मौत की जिम्मेदार हमारी कंपनी नहीं है। सारी गलती तुम्हारे लड़के की थी, मगर इस विचार से कि आपके लड़के ने हमारी कंपनी में पूरी मेहनत से काम किया, उसकी इसी मेहनत को देखकर कंपनी ने कुछ मुआवजा देने का फैसला किया है। मिस्टर माइक अपनी जगह से फौरन उठ गए, किंतु उसकी टांगें बुरी तरह से कांप रही थी। वो मायूस नज़रों से पत्नी की ओर घूर कर देख रहा था। कुछ देर के बाद उसके सूखे होठों में हरकत हुई और उसने पूछा, कितना रुपया मिलेगा? 200 पाउंड। मिसेस जैना के गले से जोरदार चीख निकली। बूढ़ा आदमी पागल की तरह मुस्कुराया और फिर एकदम गश खाकर धम से फर्श पर गिर पड़ा। उसी दिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे को कब्रिस्तान में दफन कर दिया, जो उनके घर से 2 मील पर बसा था। जब वे अपने घर वापस आए तो उनके चेहरे पर मौत जैसी हवाइयाँ छाई हुई थी। कई दिन तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। मिसेस जैना की हालत बहुत खराब थी। कुछ ही दिनों में वो सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुकी थी और पागलों जैसी हरकतें करने लगी। बूढ़े माइक की आंखों की रोशनी बेहद कमज़ोर हो गई थी और कमर में एक झुकाव सा पैदा हो गया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अनेक सालों से बीमार हों। एक रोज़ सहसा बूढ़े की आंखें खुली। उसने अपनी हाथ से टटोलकर अपनी पत्नी के पलंग को देखा जो खाली था। इतने में खिड़की की तरफ से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो वहाँ से उठकर बिस्तर की ओर बढ़ा, फिर उस खिड़की के पास जाकर अपनी पत्नी से कहा, ईश्वर के लिए मेरे पास वापस आ जाओ, तुम्हें ठंडी हवा लग जाएगी। मुझे बिल्कुल नहीं, रॉकी को ठंड लग रही होगी। मिसेस जैना ने फटाक से उत्तर दिया और ज़ोर ज़ोर से उसे देखकर रोने लगी। कुछ समय बाद वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़े माइक की आंखें नींद से बंद होने लगी और वो भी बिस्तर पर लेटकर सो गया। रात हुई। अचानक फिर उसकी पत्नी चिल्लाने लगी तो उसने उसे झंझोड़ कर उठाया। बंदर का पंजा! वो चीखी। अरे बंदर का पंजा! अरे क्या हुआ? इतनी तुम चीख क्यों रही हो? बंदर का पंजा कहाँ है? लाओ मुझे दो। बंदर का पंजा वहीं मुलाकाती कमरे में मेटल पीस पर पड़ा होगा। तुम्हें किस लिए चाहिए? एक ही समय वो रोने और हंसने लगी। अभी मुझे उसका ख्याल दिमाग में आया। उसने हिस्टीरियाई अंदाज में कहा, मेरी अभी 2 इच्छाएं बाकी है। क्या अब भी तुम्हारा जी नहीं भरा? मिस्टर माइक ने गुस्से से कांपते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं।
जाओ और जल्दी से बंदर का पंजा उठा कर लाओ और अपनी इच्छा इस पर जाहिर करो कि हमारा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। अभागा बूढ़ा खामोश होकर अपने बिस्तर से उछल पड़ा। ईश्वर मदद करे, तुम पागल तो नहीं हो गई? उसने मेज से टटोलकर माचिस उठाई और मोमबत्ती जला दी। अरे मैं कहती हूँ, देर ना करो, जल्दी से बंदर का पंजा लेकर आओ और दूसरी इच्छा पूरी करो। जब हमारी पहली इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी क्यों नहीं होगी? इतनी बात कहकर मिसेस जेना ने अपने पति माइक का हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर बिस्तर से उठा दिया। अंधेरे में गिरता पड़ता हुआ वो नीचे वाली मंजिल की ओर भागा। मुलाकाती कमरे में पहुंचकर उसने मेटल पीस से बंदर का वही मनहूस पंजा उठाया। उसे छूते ही बूढ़े का शरीर कांपने लगा और माथा पसीने से भीग गया। उस गंदी चीज को अपने हाथ में पकड़े हुए वो हांफता हुआ दोबारा शयन कक्ष तक गया। अब तुम्हें दूसरी इच्छा करनी चाहिए, औरत ने अपना रौब जमाते हुए धीमे स्वर में कहा। मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि मुझे मजबूर ना करो, इसका परिणाम शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकले। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, वही करो जो मैं तुमसे करने को कहूँ। बूढ़े ने विवशतः दाएं हाथ में बंदर का पंजा पकड़ा और ऊंची आवाज में बोला, आज मेरी दूसरी इच्छा ये है कि हमारा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। उसके हाथ का पंजा सांप की तरह तड़पा। उसके बाद बूढ़े के मुंह से फिर हल्की सी चीख उभरी और कांपता हुआ एक कुर्सी पर जा गिरा। बूढ़ी औरत खिड़की की ओर गई और फिर पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। चारों तरफ खतरनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे में जलती हुई मोमबत्ती की हल्की रोशनी में इधर उधर रखी चीजों की परछाई बड़ी डरावनी दिखाई दे रही थी। उस कमरे में बड़ी देर तक वो इसी प्रकार कुर्सी पर बैठा सर्दी में कांपता रहा और बुढ़िया जैना खिड़की के पास खड़ी बाहर देखती रही। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सन्नाटे भरे कमरे को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। बड़ी मेहनत करके बूढ़ा माइक वहाँ उसे उठा और औरत का हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर लेट गया। दोनों में से कोई ना बोला। अचानक एक हल्की सी आवाज़ बाहर से सुनाई पड़ी और फिर बाहर वाले गेट पर दस्तक की आवाज़ बुलंद हुई। अब क्या है? बूढ़ी औरत चिल्लाई और उठकर बैठ गई। उसके बाद एक दस्तक और हुई जिसकी आवाज़ पूरे घर के अंदर गूंज उठी। ये मेरे बेटे की आवाज़ के अलावा किसी की नहीं। वो आ गया। वो तेज दौड़ती हुई शयन कक्ष के दरवाजे की ओर गई, मगर बूढ़ा माइक उसके पीछे लपका और उसकी बाह ताकत से पकड़ लिया। अरे तुम ये क्या गजब कर रही हो? उसने भयभीत होकर कहा। अब छोड़ो, मुझे छोड़ भी दो। मेरा रॉकी आ गया। मैं भूल गई थी कि कब्रिस्तान नज़दीक ही है। मुझे पहले ही दरवाज़ा खुला रखना चाहिए था। ये कहकर उसने अपनी बाह छुड़ाने का प्रयास किया। ईश्वर के लिए इसे अंदर आने मत देना, बूढ़ा चीख कर कहने लगा। हे ईश्वर, तुम खुद ही अपने बेटे से डर रहे हो। औरत ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए एक झटका दिया और उसे आज़ाद कराकर नीचे मंजिल की तरफ भागी। वो सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी से उतरने लगी। बूढ़े ने आवाज़ से मालूम कर लिया कि वो अंधेरे में अलग अलग दरवाज़ों से ठोकर खाती फिर रही है। उसने अपने मुख्य दरवाजे की चिटखनी खोलने की आवाज़ सुनी। उसके बाद औरत डरती हुई आवाज़ में बोली, ज़रा तुम नीचे की तरफ आओ। मुझसे ऊपर की चिटकनी खुल नहीं रही, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा। लेकिन माइक वहाँ बेताबी से बंदर का पंजा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो उसने अपने आसपास ही कहीं रख दिया था। दरवाजे पर दस्तक की लगातार आवाज़ें आ रही थी। वो चाहता था कि दरवाज़ा खुलने से पहले ही पंजा उसे मिल जाए। इधर औरत अंदर से एक कुर्सी घसीटकर दरवाजे तक लेकर आई। बूढ़ा सोचने लगा कि उस पर चढ़कर निश्चय ही कुंडी खोल लेगी। फिर उसने कुंडी की खड़खड़ाहट सुनी
और ऐन वक्त में उसके हाथ में बंदर का पंजा आ गया। दाएं हाथ में पकड़कर बूढ़े ने हाँफते हुए ऊंची आवाज में तीसरी इच्छा जाहिर की। अचानक दस्तक की कोलाहलपूर्ण आवाज थम गई। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। बाहर चलती हुई ठंडी हवा का एक झोंका सीढ़ियों से गुजरता हुआ शयन कक्ष तक आया। मिस्टर माइक सीढ़ियां टटोलता हुआ दरवाजे तक आया। देखा कि उसकी बीवी दीवार के साथ टिकी चुपचाप खड़ी थी। मिस्टर माइक ने दरवाजे से झांक कर देखा। जलते बुझते बल्बों की मंदी रोशनी में गली दूर तक सुनसान पड़ी दिखाई दे रही थी। कोई भी आदमी बाहर उस समय मौजूद नहीं था। एक बार फिर उसने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में घूरा, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद अब ध्यान पत्नी की ओर गया। अचानक दीवार से लगी बुढ़िया का शरीर लहराया और वो धड़ाम से नंगे फर्श पर आ गिरी। मिस्टर माइक ने झुककर उसकी नब्ज़ देखी। उसने देखा कि बुढ़िया मर चुकी थी। बेटे के चले जाने के बाद पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही। बूढ़ा माइक अब शोक के समंदर में डूब गया, मगर अभी उसकी परेशानियों का जैसे अंत नहीं हुआ था। उसके पीछे हल्की सी सरसराहट हुई और देखते ही देखते न जाने कहां से वो बंदर का पंजा सामने हाजिर हो गया। इसके पहले कि माइक कुछ समझ पाता, बंदर का पंजा सीधा उसके माथे से आ टकराया। पंजा लगते ही उसके माथे से खून बहने लगा। मिस्टर माइक पर बेहोशी सी छाने लगी। पंजा फिर एक बार दोबारा जोर से उछला और उसकी जगह आ टकराया जहां उसने माइक के माथे पर पहली चोट मारी थी। चोट जानलेवा भी हो सकती थी। बूढ़े का शरीर जोर से कांपने लगा। कुछ देर बाद शांत पड़ने के साथ ठंडा पड़ गया। पंजे में फिर से हरकत हुई। वो मिस्टर माइक के माथे से उछला और खुली खिड़की द्वारा तीर की तरह उड़ता हुआ कब्रिस्तान की दिशा में चला गया। पीछे पड़े रह गए दो मृत शरीर जो अब कभी भी जिंदा नहीं होने वाले थे। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।